काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिठोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए, उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एल्विश भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का? आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहाँ से वहां जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्ष मंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोल रहा है नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है, काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला।
अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं, तब तो ये गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। याद है निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उसे फॉलो करते हैं। इसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ। यहाँ नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इस ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए। ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टी-शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ 1-2 ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे हैं। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का फॉर्मर चीफ निकला। बीजेपी ने कहा कि ये केवल 18 दिन तक बीजेपी का सदस्य रहा था। नासिर और जुनैद की किलिंग का अक्यूज मोनू मानेसर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहाँ लेट अरुण जेटली के साथ और यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ दिख रहे हैं, जो 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अक्यूज है। बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश चौहान के लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तू ये
ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर elvish40 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट करें। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो, ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है अपनी नीश कैसे चुननी है, अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर एक यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एल्विश यादव में कितनी स्किल्स हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर elvish40 कूपन कोड यूज कर सकते हो जाकर। जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्हें ये बेहद यूजफुल लगा है, और पिछले 10 सालों में यूट्यूब के करियर में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैंने आपको इसमें सिखाया है। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आए तो आगे बंदा बात करता है जॉर्ज सोरस की। तो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, JNU, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो, तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है, और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एल्विश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूं। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। जैसे कि 2017 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल ईयर 2018 में 5,000 करोड़ के लोन्स डिसबर्स करेगी स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यश्रिंग, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो इनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरस से फंडिंग आती है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है यूएन डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। इन्हीं जॉर्ज सोरोस ने चाइना के जी जिनपिंग के बारे में कहा कि चाइना के प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे खतरनाक ओपोनेंट है। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कहा है कि चाइना की हाईटेक कंपनीज पर क्रैक डाउन किया जाए। इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी सख्त आलोचना की थी। इतना ही नहीं, 2017 में पाकिस्तान ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया था। तो जिस जॉर्ज सोरोस को ये लोग विलन बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो ओपनली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में रेसिज्म को खत्म करने के लिए भी एफर्ट्स किए हैं। इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कुछ और अमीर लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था जिसमें कहा कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बजाय अमीरों से टैक्स वसूला जाए। इन्होंने कहा कि हमारे जैसे अमीर लोग जिनके पास $50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा है, इनके ऊपर 2 से 3% का वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस चाइना के ओपनली खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को इनसे तकलीफ है, अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं। फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। यहां तक सुनने में तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास ना डगमगा। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है इन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर कर देता है, फिर चाहे वो रियाना हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सोरोस हो। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। और वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू नेटिवली हंगरी से है, जहां से जॉर्ज सोरोस भी हैं। जॉर्ज सोरोस की तरह वो भी ज्यूइश थी। जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नेहरू। इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है, मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए। लेकिन 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को 2 गोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं और कहती हैं खुलासा खुलासा, जानिए बड़ा खुलासा है। 14 साल पुराने आर्टिकल को दिखाकर ये लोग नया खुलासा कहते हैं। ऐसा ही कुछ किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह को लेकर। वैसे तो 2013 का यह आर्टिकल है जहां लिखा है प्रधानमंत्री की बेटी को मानव अधिकार कानून में जबरदस्त काम करने के लिए सम्मानित किया गया। उनकी रिपोर्ट का नाम था ग्लोबलाइजिंग टॉर्चर, CIA सीक्रेट टॉर्चर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन। यहां उन्होंने 136 लोगों के बारे में बताया जिन्हें टेरर सस्पेक्ट्स बनाकर 54 देशों की जेलों में डिटेन किया गया, टॉर्चर किया गया। और यहां पर यह भी बताया गया है कि वो ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया है। लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छापकर कहती है ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। इसके बाद एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है,
ऐसे नहीं होता। दूसरा, आइए गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वेड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है और मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी, इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था CAA NRC के ऊपर। इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है, और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो ऑफकोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर। दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही थी तो मैंने वीडियो बनाया। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया, भाई क्या लॉजिक है यार ये। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन 2 औरतों की वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूं। तो हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑलरेडी एल्विश प्लीज और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ। क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी? एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों,
ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखिए। 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है, उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स। मैं एक रिसर्चर हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं। शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा, ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं, और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता तांजानिया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे। अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की बजाय सिंह लिखा है। इस आर्टिकल की ये लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ, तो ये वाला आर्टिकल सामने आया। ये एक इंटरव्यू था कैप्टन हरमंदर सिंह के साथ, जो कि एक बहादुर ऑफिसर थे। इनका जन्म साल 1926 तांजानिया में हुआ था, और जब वो सिर्फ 33 साल के थे, यानी कि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था। उस समय कैप्टन हरमंदर सिंह ने दलाई लामा को बचाकर भारत लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पद्म अवार्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अबे एल्विश, और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादुर ऑफिसर का तो सम्मान कर लेता। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर्ष मंदर इन्हीं कैप्टन हरमंदर सिंह के बेटे हैं। यहां पर अगर हर्ष मंदर भी चाहे तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है, वो भी केस कर सकती है तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में, वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो। मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूं। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था। वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्टर है भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रखी है हमने पूरे यूपी में, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। अखिलेश यादव के अलायंस पार्टनर कौन है? राहुल गांधी। तो अगर ये राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में, तो ये खुद भी देशद्रोही हुआ। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ जाकर तूने फोटो खिंचाई है, शो ऑफ किया है, अपना सपोर्ट जताने की कोशिश करी है। तो चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से, तेरे भी फालतू के कैसे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं और तुझे भी एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है।
मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया, क्या क्या बकवास तू इमेजिन करता है। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूं, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। इतने एल्विश थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर, अंकल आंटी से जाकर बात कर, उन्हें ये वीडियो दिखा, उन्हें भी बता कि कितने और कोर्ट केसेस अब तेरे ऊपर किए जा सकते हैं। और हाँ, विक्टिम कार्ड मत खेलना, मुझे नहीं चाहिए कि तू दोबारा से जाकर किसी न्यूज चैनल पर रोना धोना कर। अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट है यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाने में तो यूट्यूब ब्लूप्रिंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है ELVISH40। तब तक के लिए मैं बताना चाहूंगा ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी एल्विश के ऊपर, यहाँ क्लिक करके वो देख सकते हो अगर देखना चाहो कि किस तरीके से ऐसे यूट्यूबर्स गंदगी फैलाते हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।